नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन ISPCS में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है दृष्टि IAS वाला, तो उसमें आज 4th वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको ये बिहार का ज्योग्राफी से संबंधित है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पूरा हिस्ट्री कवर कर लिया है। तो आज से हम ज्योग्राफी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो बिहार स्पेशल से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति व उच्चावच, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड रिलीफ, ठीक है। तो देखते हैं भौगोलिक स्थिति को, हम पहले देखते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं। बिहार भारत की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक भू अविकसित राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये पढ़ने से हमें फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार। ये भी हमने जनरल जानकारी में फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस सम पे हम टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, ये भी हमने सामान्य जानकारी में पढ़ लिया हुआ है। जनसंख्या भी पढ़ लिया है, 2.86 भारत के कुल क्षेत्रफल का है और 8.6% जनसंख्या है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया है। ये भी पढ़ लिया है कि दक्षिणतम लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 और 483 पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। ये सब भी हमने 200 किलोमीटर, ये सब, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 173 और 53 मीटर समुद्र तल से ऊंची है, ठीक है। तो ये सब हमने जनरल इंट्रोडक्शन में क्लास फर्स्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टान का यह प्रयोग किया जाता है। बिहार में पाए जाने वाली 4 चट्टान की प्रमुख संरचनात्मक समूह को रखा जाता है, जिसमें पहला धारवाड़ हो गया, विंध्यन, टर्सरी और क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सबसे नया वाला कहा जाता है इसे। अब देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान में बिहार में क्या क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बिहार में है प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, यहाँ पे आप बिहार का अगर रफली अगर मैप हम बनाएं, दक्षिणी यहाँ पे और पूर्वी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग मुंगेर स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि क्षेत्र में इधर ही है। जमुई, नवादा, भागलपुर वगैरह, तो इधर ही है। तो यहाँ पे पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, पाई जाती है। स्लेट, क्वार्टजाइट आदि धर्म समूह की चट्टानें हैं। ये भी पूछा जाता है, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिएगा। स्लेट और क्वार्टजाइट किस चट्टाने में पाई जाती है मुख्यतः, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टाने में मुख्यतः मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान में क्या क्या विशेषताएं और कहाँ बिहार में पाई जाती है। तो इस समूह की चट्टान सोन नदी के उत्तर तथा रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। मतलब सोन नदी जो बहती है उसके उत्तर में, ठीक है, पाई जाती है। और ये चट्टान से सीमेंट के उद्योग के लिए गंधक का निर्माण, चूना पत्थर तथा गंधक के निर्माण के लिए पायराइट मिलता है। ये मिलता है इधर सोन नदी से उत्तर, ठीक है, इस साइड। इसमें क्या क्या प्रधानता है, बालू पत्थर, क्वार्टजाइट, डोलामाइट, चूना पत्थर आदि की चट्टानें हैं। तो ये इस साइड में, रोहतास साइड में पड़ता है। नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, इस समूह की चट्टान का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक तथा सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूप में किया गया है। यहाँ से ले जाकर के स्तूप वगैरह बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि विंध्यन क्रम की चट्टान में क्या क्या प्रमुखता है। तो बालू पत्थर हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, डोलामाइट हो गया। जबकि हम एक बार और रिवीजन कर ले, धारवाड़ चट्टान में क्या क्या है, स्लेट और क्वार्टजाइट मुख्यतः, ठीक। टर्सरी चट्टानें की बात करें, टर्सरी युग की चट्टान पश्चिमी चंपारण
यहाँ पे देखिए पश्चिमी चंपारण यानी कि ऊपर में साइड में पड़ रहा है कि उत्तर पश्चिमी भाग रामनगर दून या सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है। ठीक, ये ट्रसी युग की चट्टान जो हिमालय वाली होती है तो ट्रसी युग की चट्टान कही जाती है, उसे कहा जाता है। उसके बाद क्वाटरनरी चट्टान की बात करें तो इस चट्टान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ये चट्टान जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर, कंग्लोमेरेट आदि द्वारा निर्मित है। ठीक है, इस चट्टान का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इनके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। नदियों द्वारा यह इसकी निक्षेप के कारण यह मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन। गंगा के दक्षिणी भाग में जलोढ़ बेसिन आपको बक्सर और मोकामा के बीच पाए जाते हैं। आगे बढ़ें तो आड़ा, डुमराव, बेहटा, पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो समांतर स्थित हिज रेखा, ठीक है, के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। आपको कहाँ से, आरा, डुमराव, बेहटा, पुनपुन, ठीक है, इसको काल्पनिक अगर रेखा माना जाए तो मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। मुजफ्फरपुर ऊपर वाले, ये था नीचे वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। ठीक, बिहार में प्राकृतिक उच्चावच कैसा है तो उच्चावच के आधार पर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो शिवालिक, पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र सेकंड है बिहार का मैदान, और थर्ड है दक्षिण का पठार मुख्यतः है। तो पहला देखते हैं शिवालिक, पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है, तो ये उत्तर और पश्चिम भाग में आपको पता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज साइड में, तो ये है शिवालिक की पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 250 से 280 मीटर है। शिवालिक की पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है, हिमालय का थर्ड किंग यानी कि मोड़ माना जाता है। ठीक है, स्थानीय उच्चावच के आधार पर इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है। ये क्या कौन कौन से हैं, रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी, और थर्ड का है हरहा घाटी से कहा जाता है। तो पढ़ते हैं रामनगर दून के बारे में थोड़ा सा। रामनगर दून दक्षिणी श्रेणी के रूप में जानी जाती है, दक्षिणी, ठीक है, सबसे दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ। तो यह छोटी पहाड़ियों का क्रम है। 214 वर्ग किलोमीटर में फैले रामनगर दून की अधिकतम ऊंचाई आपको मिलती है 250 या 240 मीटर, ठीक है, रामनगर दून। उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी आता है, तो इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोरी से लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के सीमा का निर्माण करता है और इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। इसका कितना था, 240 मीटर। सोमेश्वर श्रेणी का अपेक्षाकृत ज़्यादा है। इस श्रेणी में नदियों के अपरदन के फलस्वरूप अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है। ये दर्रा पूछा जाता है, जिसे सोमेश्वर, भिखनाठोरी या मवात प्रमुख है। सोमेश्वर दर्रा है, भिखनाठोरी और मवात दर्रा प्रमुख है। इन दर्रों से भारत एवं नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग का निर्माण बना हुआ है। थर्ड पॉइंट है हमारा हरहा घाटी, ठीक है, 24 किलोमीटर लंबी यह रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। जैसे कि रामनगर दून हो गया यहाँ पे और सोमेश्वर श्रेणी, उसके बीच में अवस्थित है हरहा घाटी। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। ठीक, अब देखते हैं बिहार का मैदान, ठीक है, अगला रिलीफ। तो बिहार के मैदान का विस्तार 9600
50, जो कि आपको जो है बिहार के कुल क्षेत्रफल का मैदान है 96%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितना परसेंट मैदानी भाग है बिहार में। तो यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पे लिखा हुआ है 96% है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मैदान की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर के मध्य और इसकी औसत ऊंचाई 700 से 120 मीटर के मध्य है। ठीक है, मैदान बिहार के मैदान को दो भागों में, उत्तरी गंगा के मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान। ठीक है, ये पठारी क्षेत्र हो गया और ये मैदानी क्षेत्र। अब उत्तरी गंगा के मैदान की क्या विशेषताएं हैं इसको पढ़ते हैं। इसका निर्माण जो है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों जैसे कि घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, कोसी, बागमती, कमला आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, इस मैदान का ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान, उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर, ठीक है, उत्तर और पश्चिम यानी कि इधर से, अगर पश्चिम चंपारण की बात करें तो उत्तर पश्चिम यही है ना, और से दक्षिण पूर्व की ओर मिलती है, यानी कि दक्षिण पूर्व। आप दक्षिण इधर है और पूर्व इधर है, तो भागलपुर साइड का हो गया आपको और उत्तरी गंगा के मैदान की बात करें तो इधर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ है ढाल। ठीक, नदी के प्रवाह के क्रम में यह प्रदेश कई दोआबों में वर्गीकृत हो गया है, जैसे कि घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब, मुख्यतः 3 दोआब है। ठीक है, इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिएगा कि विशेष दियारा प्रदेश पूछा गया है कई बार। विशिष्ट आकृति दियारा प्रदेश तथा नदी धाराओं के बने चौर एवं क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषता के लिए जाने देंगे। मतलब आपने सुना होगा चौर जिसे कहता है चौर, बरला चौर वगैरह, और क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषता के लिए जानी जाती है। दियारा प्रदेश है। ठीक है, ये जब बाढ़ आ जाता है वहाँ पे जब मिट्टी जम जाता है तो उसे दियारा प्रदेश कहा जाता है। बाद में मतलब नदी में जो मिट्टी दिखाई देने लगता है तो उसे दियारा प्रदेश कहा जाता है। तो इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि तथा झीलों की बहुलता देखने को मिलती है उत्तरी साइड में। तो इस मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। ठीक है, दक्षिणी सीमांत क्षेत्र जो है ऊंचा है। इस क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदी द्वारा लाई गई मिट्टी या रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर इन नदियों के प्रवाह पथ में विचलन देखा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बूढ़ी गंडक का ही एक पहले थी, तो ये इसका शिफ्ट हो गया, इधर आ गया गंडक, और इधर है बूढ़ी गंडक जो बेगूसराय के आसपास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा नदी के उत्तरी मैदान का विस्तार जो है सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दक्षिणी मैदान गंगा का। तो यह मैदान गंगा नदी के दक्षिणी तट से शुरू होकर छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत है तथा यह जो है समतल है, क्योंकि पठारी क्षेत्र है थोड़ा। तो गंगा के दक्षिणी मैदान का ढाल जो है, यह ढाल इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर ये हो गया, और दक्षिण की तरफ ढाल है इसका की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। तो इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, कर्बनाशा और फल्गु है। हालांकि यह मैदान समतल है, परंतु कहीं कहीं गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक तथा बराबर की पहाड़ियों के बीच बाह्य पहाड़ियों इसकी समरूपता को भंग कर देती है। ठीक, कई कटा फटा हुआ है बीच बीच में, क्योंकि पठारी क्षेत्र है।
तो इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्राकृतिक तटबंध तथा इससे सटे हुए ताल का निर्माण करते हैं। ऊपर क्या था, चौड़ था, नीचे निर्माण होता है ताल का। ठीक, तो इस मिट्टी में कांप मिट्टी पाई जाती है ताल क्षेत्र में नीचे की तरफ, जो गहरी एवं चिकनी पीली दोमट मिट्टी है। इसके दक्षिण में रेतीली मिट्टी, मतलब ऊपर में आपको पीली दोमट, मतलब गंगा के नज़दीक में पीली और दोमट मिलती है। उसके बाद आपको रेतीली मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पीली और यहाँ पे रेतीली पाई जाती है। उसके बाद दक्षिण का पठार देखते हैं। बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है, जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में, एक छोटी पट्टी के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिम में कैमूर जिले तथा पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक फैला हुआ है। ठीक है, ये संकीर्ण पट्टी पठारी है, कैमूर से लेकर के मुंगेर और बांका तक फैला हुआ है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सा है, गाया, मंदार, बराबर, जैठियन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, राजगीर तथा शुकर पीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ व मुंगेर की पहाड़ियाँ, कैमूर एवं रोहतास जिले में फैला कैमूर का पठार आता है। इतना सारा आता है। ठीक है, सोन नदी कैमूर के पठार तथा छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। यहाँ पे देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सोन नदी जो है कैमूर का पठार और छोटा नागपुर पठार को अलग करती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार जो है इतना 24, 20, 10, 27, 31, 15 से 83, 19, 50 से लेकर 18, 17, 40 ऐसे करके आप ट्रेक करके याद कर लीजिएगा। ये हमने शुरू में ही बताया हुआ है। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल इतना है और ये तो बताया हुआ है। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप फिर से रिवीजन हो रहा है, देख लीजिए। धारवाड़ आपको मुंगेर भागलपुर साइड मिलती है, तो मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर में पाई जाती है। ठीक है, विंध्याचल समूह की चट्टान कहाँ कहाँ मिलती है, जिसमें आपको चूना मिट्टी वाली चूना की प्रधानता होती है, तो रोहतास और कैमूर जिले में पाई जाती है। टर्सरी क्रम की चट्टान पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। ठीक है, टर्सरी पश्चिमी चंपारण। क्वाटनरी चट्टान आरा, डुमरांव, बक्सर, बिहटा, पुनपुन, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण में पाई जाती है। क्वाटनरी बहुत ज़्यादा जगह पाई जाती है। उच्चावच के आधार पर बिहार को मुख्यतः 3 भागों में, शिवालिक, बिहार के मैदान और दक्षिणी पठार में विभाजित किया जाता है। हमने पढ़ा अभी जस्ट। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावच के आधार पर रामनगर दून, ठीक है, हमने पढ़ा जस्ट, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी में बांटा जाता है। बिहार के मैदान को 2 भाग में, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पढ़ लिया। उत्तरी गंगा के मैदान के ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है, उत्तर में। ठीक है, तो उसका ढाल उत्तर से दक्षिण यही मिलता है। ठीक है, उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली भूमि तथा झीलों की बहुलता होती है। दक्षिणी गंगा का मैदान जो है उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षा अधिक समतल है। मतलब क्या बोल रहा है, दक्षिणी गंगा का मैदान जो है अधिक समतल है। इसमें कांप मिट्टी यानी कि पीली दोमट, जो कि गंगा नदी के समीप आपको पीली दोमट मिल जाएगी। उसके बाद बलुई मिट्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद पठार। ठीक है, कटिहार बिहार का सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत में बिहार का 12वां अभी है फिलहाल, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, मतलब 12वां है, 13वां ये पहला का डाटा है। ठीक है, विदित हो कि तेलंगाना नया राज्य बनने के से पहले 12वां था, फिर 13वां हो गया, और जम्मू कश्मीर बनने मतलब केंद्र शासित बनने के बाद फिर से 12वां हो गया। ठीक है, बिहार की सीमा से लगने वाले 3 राज्य कौन कौन है, ये सब तो शुरू में ही बताया था हमने। ठीक है, फिर भी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में समशेर पहाड़ी 3 पहाड़ी यानी कि पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी से नई है। पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से नई है आपको सोमेश्वर की पहाड़ी।
बिहार में तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समांतर स्थित है, बराबर की पहाड़ी गया जिले में अवस्थित है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की बहुविकल्प प्रश्न शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य की उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग, तो ये हो जाएगा सोमेश्वर, हमने जस्ट बताया था अभी, उत्तर पश्चिमी सोमेश्वर यानी कि पश्चिमी चंपारण साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है? अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ था कटिहार, यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सा है, किधर गया, सबसे बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार, यहाँ पे देख लीजिए कटिहार। ठीक है, कटिहार हो जाएगा। उसके बाद 3rd है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ठीक है, तो नेपाल की सीमा जुड़ती है, इस सम की नहीं जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कौन सा है? तो अभी 12वां है। ठीक है, 13वां पहले था। बिहार की दक्ष स्थिति का विस्तार है क्या, कितना है? 83 वाला था ये, 83 1950 से 88 1750, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। बिहार की सीमा से कितने राज्य लगते हैं? तो 3 राज्य लगते हैं, मतलब अच्छा, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो वो तो काफ़ी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्य, तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इसमें। तो अच्छा, अगर इधर की बात करें तो यूपी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, 3 और भी है, और तो नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे बिहार में है? ठीक है, भिखनाथोड़ी हमने जस्ट पढ़ा था। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी है, तो सोमेश्वर पहाड़ी किधर है? आपको पारसनाथ से पुरानी ये सभी हो जाएगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसका 96% मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपको हम बताए थे अभी जस्ट, कितना था, अभी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 24 20 10 से 27 31 15। ठीक है, 24 20 10 से 27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ये अच्छा क्वेश्चन है, तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर की नहीं लगती है, क्योंकि शिवहर उधर सिवान के आसपास है। ठीक है, शिवहर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है? कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग आपको सोन नदी करती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। 17 है, निम्नलिखित में से किस जिले में टर्सरी चट्टान पाई जाती है? टर्सरी, तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, टर्सरी चट्टानें। ठीक है, जिसे हम दिखा देते हैं अभी, टर्सरी चट्टान पश्चिम, यहाँ है पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है टर्सरी क्रम की चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बराबर की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? तो ये गया साइड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो अभी जस्ट 2.86। सागर तल से बिहार की औसत ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर, 53 मीटर है इसका, 53
53 मीटर, ठीक है। पूछा जाता है, दोनों पूछा गया है। बिहार के उत्तर से दक्षिण कितना है? 345, ठीक है। 19 का बी है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी बिहार व नेपाल की मध्य सीमा का निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। तो हमारा एक क्वेश्चन छूटा हुआ था जिसमें कन्फ्यूजन था, अभी जस्ट हम देखे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसमें 4 ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से इसका 3 ही होगा, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो बिहार से टच करती है, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या ये 4 सही है या 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 3 ही होना चाहिए जहाँ तक हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अध्याय 6, ठीक है, बिहार की जलवायु एवं मृदा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है, किसी भी स्थान की वातावरण की दीर्घकालिक स्थिति को जलवायु कहते हैं, ठीक है। बिहार की जलवायु जो है, बिहार की जलवायु में भी अन्य राज्यों की तरह क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। समय में बिहार के कुछ क्षेत्र में जल प्लावित रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ सूखा का प्रकोप रहता है, ठीक है। इस प्रकार की विविधता जलवायु द्वारा निर्धारित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव यहाँ मृदा पर भी पड़ सकता है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु, ठीक, क्लाइमेट। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अपने अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपयोग उपोष्ण जलवायु क्षेत्र, ठीक है, के अंतर्गत आता है, ठीक है। कर्क रेखा से ऊपर आता है, आपको पता है कि कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है, उसके ऊपर है, तो उपोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। तो जहाँ जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण पाए जाते हैं, इसके पूर्वी भाग में आर्द्र तथा पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु मिलती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पूर्वी भाग में आर्द्र वाली और पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क वाली जलवायु मिलती है, ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार की उत्तरी भाग, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तरी भाग जो है कोपेन के अनुसार CWG तथा दक्षिणी भाग जो है वह है AW जलवायु के अंतर्गत आता है। तो CWG उत्तरी भाग और AW दक्षिणी भाग, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो हिमालय का स्थिति, ये तो मुख्य है, सबसे मेन पॉइंट यही है। कर्क रेखा से दूरी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी से निकटता 200 किलोमीटर है। ग्रीष्मकालीन तूफान, चक्रवात का जो असर पड़ता है बिहार पे खास करके। उसके बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून की क्रियाशीलता। तो इसके कारण बिहार में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ठीक है। पढ़ते हैं, ग्रीष्म जो है मार्च से लेकर जून तक है ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ मई का महीना जो है सर्वाधिक गर्म होता है। सूर्य जब कर्क रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे गर्मी सर्वाधिक पड़ने लगती है और मई का महीना सर्वाधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में बारिश होती है। इससे वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया जिले, ठीक। वर्षा ऋतु देखते हैं, यह मध्य जून से अक्टूबर तक का है। बिहार में मानसून के आगमन मध्य जून में होता है। यहाँ जुलाई एवं अगस्त में जो है अत्यधिक वर्षा होती है। बिहार में मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। औसत वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर है।
यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जिले में, ये भी कई बार पूछा गया है, जबकि सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिम में स्थित त्रिकोणीय भूखंड पर होती है। इस राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का काल मध्य अक्टूबर में, रिट्रेटिंग मानसून जिसे कहा जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ठीक, उसके बाद थर्ड ऋतु है शीत ऋतु, नवंबर से लेकर के फरवरी तक। इस ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय और से झंझावतीय वर्षा होती है। नवंबर साइड में यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी जाती है। ठंडे में बिहार में शीत ऋतु का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है आपको जनवरी, और इस समय औसत न्यूनतम तापमान 7.5 सेंटीग्रेड होता है। अब पढ़ते हैं मृदा। तो बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग के द्वारा भौतिक, रासायनिक तथा संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर यह मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान की मृदा, दक्षिणी मैदान की मृदा और दक्षिणी पठार की मृदा। ठीक, तो अब देखते हैं उत्तरी मैदान की मृदा कैसी है, इसकी विशेषताएं मुख्यतः पूछी जाती है। तो गंगा के उत्तरी मैदान में पाए जाने वाली जलोढ़ या अपूर्ण प्रकार की मृदा होती है। इस मिट्टी में जो है अभ्रक, लौह अयस्क, क्वार्टजाइट, फेल्सपार आदि खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार की मृदा प्रमुख रूप से पाई जाती है। उत्तरी मैदान में भी 3 प्रकार की है, दलदली और तराई, हिमालय के साइड वाली। यह बिहार की उत्तरी सीमा से लेकर पश्चिमी चंपारण के साथ साथ किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है। कौन सा? दलदली या तराई मिट्टी। यह पीला होता है, इसका भूरा होता है। ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरता मध्यम श्रेणी मीडियम होती है, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा। खादर या नवीन जलोढ़, ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा। अब हम इसकी बात करें तो यह मिट्टी जो है सहरसा पूर्णिया जिले के कोसी क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार पाया था, जो कि नवीन जलोढ़ मृदा है, कोसी का क्षेत्र है। यह मिट्टी काफ़ी उर्वर होती है, जिसमें धान, गेहूँ, जूट की खेती की जा सकती है। इसका रंग गाढ़ा एवं काला होता है। उसके बाद उत्तर साइड की मतलब ये बात हो रही है, तो बालसुंदरी मिट्टी भी आती है इधर। यह पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी है, ठीक है, जहाँ नदी बहुत पहले कोर्स चेंज कर चुकी है और वहाँ की मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, जिसमें चूने की अधिकतम मात्रा 30% से अधिक होती है। इस मिट्टी की प्रकृति क्षारीय तथा रंग कैसा? भूरा, गहरा भूरा या सफ़ेद मुख्यतः होता है। आपने देखा होगा सफ़ेद। यह मिट्टी जो है पूर्णिया के दक्षिणी भाग से लेकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दक्षिणी भाग समस्त सारण जिला, चंपारण और दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। तो मुख्यतः की बात करें तो सारण जिला और चंपारण जिला में मुख्यतः मिलती है, ठीक है। इस मृदा के क्षेत्र में आम, लीची, केले के बागान मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में धान, गेहूँ, मक्का, ईख, तंबाकू इत्यादि होते हैं। तो उत्तरी वाला ख़त्म हो गया। उत्तरी वाला का 3 भाग हमारे पास था, तराई, खादर और बांगर, यानी कि बालसुंदरी, ठीक है। बालसुंदरी पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये कौन सी मिट्टी है, तो बांगर मिट्टी को ही बालसुंदरी, जो कि वाइट कलर की होती है। गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा, तो दक्षिणी मैदान भी 3 प्रकार की मिट्टी प्रमुख है। उत्तरी में भी 3 प्रकार की और दक्षिणी में भी 3 प्रकार की। तो यहाँ पे ताल, ऊपर में चौड़ था, नीचे है ताल की मिट्टी। तो यह मिट्टी जो है गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिल रही है। जैसे कि आपको हम बताए थे, यहाँ पे दलदली मिट्टी जो है 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिल रही है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक? पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक।
ठीक। तो यहाँ पढ़ें तो 8 से 10 किलोमीटर, वहाँ था 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी, जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह महीन कण वाले जो है धूसर रंग की मिट्टी होती है, जबकि वो था कंकर टाइप का। ये है महीन कण, बहुत सारा महीन कण, जो कि काफ़ी उर्वर होती है, ठीक है। लाल ताल मिट्टी, यह मिट्टी रबी फसल के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, रबी। अब पुरानी जलोढ़, ठीक है, जो कि केरल केवाल मिट्टी जिसे कहा जाता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुख्यतः ये जनरली नहीं है, तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यह मिट्टी जो है रोहतास, औरंगाबाद, पटना, गया, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। तो ये गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है, इसमें ज़्यादा जल ग्रहण की क्षमता होती है। पुरानी जलोढ़ या केवाल मिट्टी जिसे कहा जाता है। केवाल मिट्टी की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। उर्वरा शक्ति अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। केरल केवाल में सबसे ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में मिलती है। उसके बाद बलथल मृदा, 3 मृदा है हमारे पास, तो कौन है? ताल मिट्टी, केरल केवाल, पुरानी जलोढ़ और पलथर। तो गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा पर जिस स्थान से छोटा नागपुर पठार शुरुआत होता है, तो इस मृदा का संकीर्ण क्षेत्र स्थित है, छोटा सा क्षेत्र अवस्थित है। बलथर मृदा में रेत तथा कंकर की मात्रा अधिक पाई जाती है, पीला रंग होता है और अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें कुर्थी, अरहर, ज्वार, बाजरा की खेती की जाती है। अब तीसरा हम देखते हैं, तो दक्षिणी पठार की मृदा, यह मुख्यतः 2 प्रकार की हो रही है, तो लाल पीली मृदा और लाल बालुका युक्त मृदा। तो ये आपको पठारी मृदा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लाल पीली मृदा, इस मृदा का निर्माण जो है आग्नेय रूपांतरित चट्टान के टूटने से हुआ है, जो लाल और पीली कलर की होती है। यह बांका, नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल रंग लौह तत्व की अधिकता के कारण होती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से मोटे अनाज दलहन की खेती के लिए की जाती है। लाल बालुका युक्त मृदा, यह मृदा रोहतास तथा कैमूर जिले के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे याद रखिएगा 2 जिला मुख्यतः है लाल बालुका युक्त, कहाँ पे? रोहतास और कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। लाल बालुका युक्त मृदा रोहतास और कैमूर। इस मृदा में बालू की अधिकता होने के कारण यह अनुपजाऊ होती है। ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज इसमें खेती की जा सकती है। तो बिहार में मृदा से संबंधित समस्याएं क्या क्या है, तो ये खास करके मेंस का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू लेते हैं। नदी के प्रवाह क्षेत्र में पड़ने वाले वनस्पति नष्ट हो जाने, अनियंत्रित पशुचारण, पहाड़ी ढाल पर होने वाले कृषि अनियंत्रित खनन प्रक्रिया इस राज्य की उपजाऊ मिट्टी भूपृष्ठ आवरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। मृदा अपरदन के कारण नई घाटी में अवसादन तथा बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। मृदा अपरदन की समस्या से बिहार एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। तो ठीक है, बिहार में मृदा को संरक्षित करने हेतु तो अपनाए जाने वाले उपाय क्या क्या है? बढ़ती भूमि पर घास, पेड़ पौधे लगाकर कटाव को रोकना है। पर्वतीय ढाल पर वृक्षारोपण करना है मुख्यतः। परिरक्षी जुताई पट्टी कृषि पर बल देना है। पर्वतीय ढाल पर सीढ़ीनुमा खेती करना है। तीव्र ढलान पर अवरोधक बांध का निर्माण करना है तथा अवनलिका परिवर्तन को रोका जा सके। जैसे ऐसे का अपरदन होता है तो उसे अवनलिका अपरदन कहा जाता है। फसल चक्र की प्रक्रिया अपनाकर मृदा उर्वरकता को बनाए रखने का प्रयास किया जा सकता है। अतिचारण पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अब तथ्य देखते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए, जो कि आपको याद रखना है। बिहार में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 3 ऋतु हैं, हमने पढ़ा था अभी जस्ट। यहाँ की मृदा भौतिक, रासायनिक और संरचना विशेषता के आधार पर 3 भागों में उत्तरी मैदान, दक्षिणी गंगा मैदान और दक्षिणी पठार की मृदा में बांटा गया है। शीत ऋतु सर्वाधिक जनवरी होता है, ठंडा महीना। उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा खादर, नवीन जलोढ़ और बालसुंदरी मृदा
बालसुंदरी मृदा के बारे में याद रखिएगा, ठीक है, जिसे बांगर कहा जाता है। ताल की मृदा पुरानी जलोढ़ केरल केवाल मृदा, ये नीचे की तरफ होती है, ताल नीचे और चौर ऊपर, ठीक है। बलथर मृदा गंगा के दक्षिणी मैदान की मृदा का उपविभाजन है, ठीक है। लाल पीली मृदा जो है ये पठारी मृदा है। सबसे गर्म जिला गया है। सबसे अधिक वर्षा वाला किशनगंज है। मानसून का आगमन जून में होता है। केरल केवाल यानी पुरानी जलोढ़ की प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग CWG और निचली भाग AW है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें कितना क्वेश्चन है हमारा? 15 क्वेश्चन, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन है। किधर गया? क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, ठीक है। तो बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर। तो ये है आपको यहाँ पे अगर बात करें पूर्णिया, ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है बांगर, अभी हमने पढ़ाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग, अभी पढ़ाया था CWG और दक्षिणी भाग AW, ठीक है। ये दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी। 7 है, बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, तो हिमालय, कर्क रेखा से दूरी, निकटता, और ये हमने सभी देखा था, सभी हो जाएगा। 8 नंबर है, गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा, उत्तरी मैदान, ठीक है, उत्तरी में कौन सी जलोढ़ पाई जाती है, ठीक। बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतु, तीन ऋतुएं पाई जाती है, हमने जस्ट पढ़ा था। 9 है, बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है, तो लाल और पीली मृदा का क्षेत्र गया तो नहीं है, शिवहर भी नहीं, पश्चिम चंपारण पूर्णिया होगा, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। 9 का डी दिया हुआ है, ठीक है। डी कौन सा है, वो गया है। लाल, हाँ सेम गया हो जाएगा। लाल व पीली मृदा नीचे की तरफ थी, यहाँ पे देखते हैं गया साइड में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार का सबसे गर्म जिला गया, अभी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ताल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो ये रबी के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट अध्याय देखते हैं, नेक्स्ट 7 नंबर। तो इसमें है बिहार अपवाह तंत्र एवं सिंचाई, इरिगेशन से संबंधित है, ठीक है, और नदी से संबंधित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे 67th BPSC के लिए, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, बिहार में विद्यमान अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदी, झील, आर्द्रभूमि, जलप्रपात, विभिन्न गर्म जलकुंड को शामिल किया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहर, नलकूप, तालाब एवं कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश की सिंचाई की जाती है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं नदियाँ। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं गंगा, ठीक है। तो मूल रूप से यह भगीरथी नाम से जानी जाती है, ठीक है। और यह जो है गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, इससे निकलकर देवप्रयाग उत्तराखंड में भगीरथी व अलकनंदा के संगम के बाद जो है इसका नाम गंगा के नाम से जाना जाता है।
बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको, 445 किलोमीटर। हालांकि भारत में इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूर्व के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, यहाँ पे एक और छूटा हुआ है, लखीसराय भी होगा, ठीक है, लखीसराय, ठीक है, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो आप इसको गिन सकते हैं, क्योंकि पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कितने राज्यों से, मतलब स्टेट से गुजरती है, मतलब सॉरी ज़िले से गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल 12 ज़िलों से होकर गुजरती है, ठीक। तो यह नदी चौसा बक्सर के समीप बिहार में प्रवेश करती है तथा कटिहार बिहार एवं साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। बिहार में बाईं ओर उत्तर दिशा, यानी कि आप जिधर नदी जा रही है तो उस ओर आप खड़े हो जाइए मुख करके, तो आपका जो होगा हाथ उसे क्रम में होगा, जैसे कि इधर बाईं ओर होगा तो इधर बाईं ओर हो जाएगा, ऐसे करके आप मुंह आपका है तो इधर बाईं ओर, ठीक है, और इधर दाईं ओर हो जाएगा। तो उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी में है घाघरा, ये मतलब बाईं ओर से या इधर से ऊपर से, ठीक। तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, महानंदा प्रमुख नदी है उत्तर दिशा से मिलने वाली। और दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदी में सोन, सबसे पहले तो वैसे कर्मनाशा आती है, कर्मनाशा के बाद सोन, उसके बाद पुनपुन, क्यूल और अजय वगैरह नदी प्रमुख है, जो कि आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं घाघरा नदी, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे है चौसा के समीप बक्सर में प्रवेश करती है, ठीक है, और यहाँ से निकलती है और पटना यहाँ हो गया, बेगूसराय, लखीसराय से देख रहे हैं, लखीसराय से भी गुजरती है, इस एरिया यहाँ पे लखीसराय है, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर होते हुए यहाँ पे सीमा बनाते हुए निकल जाती है, ठीक है। यही है, इसमें ऊपर से जो मिलने वाली नदी है गंडक हो गया, यहाँ पे बागमती है, बूढ़ी गंडक है, ये हो गया करचा, कोसी हो गया, और यहाँ पे आपको देख रहे होंगे महानंदा, ठीक है। और नीचे से है सोन, यहाँ पे कर्मनाशा इधर है, इधर ही है कर्मनाशा, ठीक। और उसके बाद पुनपुन, फल्गु, ठीक है, इस तरह से इतने नदी हैं। आगे पढ़ेंगे इसे, तो चलिए पढ़ते हैं, पहले से ठीक कर दें। तो आइए, ठीक है, अब पढ़ते हैं घाघरा यानी कि सरयू नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से मानसरोवर झील के पास मापोंगचुंग हिमनदी ग्लेशियर से होता है। बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। यह दरौली सिवान जिला के नज़दीक बिहार में प्रवेश करती है। और रिविलजंग सारण जिला के पास जो है, सारण जिला के पास, ठीक है, याद रखिएगा, गंगा में मिल जाती है। इस नदी को सरयू या कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है दक्षिण से ओर। तो यह नदी दाहिने ओर से नहीं दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम जो है अमरकंटक एमपी में होता है। यह रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, सोन नदी रोहतास जिले से प्रवेश करती है तथा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। पटना से थोड़ा सा पहले, ठीक है, पटना के समीप ये मिल जाती है। इसकी बिहार में कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। गंगा नदी का कितना था याद करिए आप, थोड़ा सा रिवीजन, 445 किलोमीटर। और सोन नदी का 202, 400 और इसका 202। वहीं इसकी संपूर्ण लंबाई 748 किलोमीटर टोटल है। और गंगा का था
25 किलोमीटर। ठीक, गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल और रहिंद इसका मुख्य सहायक नदियां हैं। तो इस नदी पर दक्षिण पश्चिम बिहार में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है। इस नदी पर आपको पता होगा बाणसागर है, बाणसागर परियोजना। ठीक, कोसी नदी पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैप पे इसको देख लेते हैं कि सोन नदी कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सोन नदी। ठीक है, यहाँ पे सोन नदी रोहतास से प्रवेश करती है। ठीक, यहाँ पे अरवल पटना के समीप, आरा से होते पटना के समीप यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ। तो अगला नदी कौन सा है? कोसी। तो यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए बिहार का शोक भी माना जाता है, इसे आपको पता होगा। तो प्रतिवर्ष आने वाली भीषण बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों में प्रभावित होने के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका उद्गम गोसाईनाथ स्थान नेपाल में है, वहाँ से होते हैं। तो इसके प्रमुख मतलब कौन कौन से नदी मिलकर एक कोसी नदी का निर्माण होता है? तो सनकोसी, ताम्रकोसी, तमुरकोसी, भूतकोसी, नीचकोसी, दूधकोसी, इंद्रावती, अरुणकोसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, गंडक नदी देखें तो मूल रूप से नेपाल से निकलकर यह भैंसा लोटन, पश्चिम चंपारण जहाँ से प्रवेश करती है, वो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भैंसा लोटन यानी कि पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। 260 किलोमीटर है इसका बिहार में। यह नदी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिले से प्रभावित होते हुए सोनपुर, सारण व हाजीपुर, वैशाली के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर होते हुए हाजीपुर के मध्य गंगा नदी में मिल जाती है। तो सहायक इसके अन्य नाम है सप्तगंडकी, कालीगंडक, शालिग्रामी और सदानीरा पुराना नाम आपने सुना होगा। इस नदी पर वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण बैराज बनाया गया है, जो कि महत्वपूर्ण है बैराज। आगे पढ़ेंगे तो बूढ़ी गंडक, इस नदी का समांतर गंडक नदी का एक परितक्ते यानी कि जो कोर्स उसका चेंज हो गया तो बूढ़ी गंडक उसे कह दिया गया पहले वाला कोर्स को। तो इसकी उत्पत्ति जो है चौतरवा चौर विश्रामपुर पश्चिम चंपारण से होती है और इस नदी की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। यह नदी जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया ज़िले में ये मिल जाती है आपको गंगा नदी से। मसान, बलौर, पड़ई, डंटा, सिकटा, तऊर, धनौत, कोहरा, तिलावे ये सब सहायक नदियां हैं इसकी। अब देखते हैं बागमती नदी की। तो इसका उद्गम महाबत श्रेणी यानी कि नेपाल में होता है और बागमती किधर है? इस साइड आपको यहाँ पे अगर दिखाएं तो बागमती, एक मिनट, ये किधर है बागमती नदी? यहाँ पे दिख रहा होगा बागमती नदी है। बूढ़ी गंडक और इस कोसी के बीच में है बागमती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है। यह सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय ज़िले में प्रभावित होती है। तो इसकी सहायक नदियाँ ये सब हैं। ठीक है, कमला नदी, ठीक है, इसका उद्गम महाभारत से इसका भी है नेपाल में। यह जयनगर, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है और 120 किलोमीटर है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिले में यह प्रवाहित होती है। सोनी, ढेरी, भूतही, बलान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फल्गु नदी, यह मौसमी नदी है
ये गायब हो जाती है। उसकी उत्पत्ति जो है छोटा नागपुर कोठार से होती है। इसकी कुल लंबाई 235 किलोमीटर है। तो इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद यह मुख्यतः फल्गु की संज्ञा दी जाती है, जो कि पूर्ण आपने पढ़ा होगा बुद्ध के समय निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। लोकायन इसकी सहायक नदी है, लोकायन। ठीक है, अब देखते हैं महानंदा। महानंदा आपको हम अगर दिखाएं तो ऊपर से साइड से पूर्व मतलब किशनगंज तरफ है। यह उत्तरी पूर्वी बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में प्रवाहित होती है। यह कुछ स्थान विशेषकर किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार के अंदर बिहार व पश्चिमी बंगाल की सीमा का निर्धारण महानंदा नदी करती है। इसका उद्गम हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी पर स्थित पगलझोड़ा जलप्रपात से होती है। यहाँ से यह नदी बिहार पुनः पश्चिम बंगाल और अंततः बांग्लादेश में जाकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, पुनपुन नदी की बात करें तो यह चौराहा पहाड़ी पलामू झारखंड से निकलती है और यह एक मौसमी नदी है जो बिहार में औरंगाबाद व अरवल से प्रवाहित होती है। यहाँ पे प्रवाहित होने वाले कहाँ से इंटर करती है ये आपको याद रखना है। होते हुए फतुहा पटना के समीप गंगा नदी में मिल जा रही है। ठीक है, सहायक नदियाँ है दीर्घा, मोरहर और रामरेखा। ठीक, अब कर्मनासा नदी को देख लेते हैं। जो नीचे की तरफ से सबसे पश्चिम साइड में है, नीचे की तरफ से यह गंगा की सहायक नदी है जिसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह नदी बिहार व उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा का निर्धारण करती है। साथ ही आरा बक्सर से प्रभावित होते चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं किऊल नदी। इस नदी का उद्गम जो है झारखंड के गिरिडीह जिले से होता है। किऊल नदी का स्थित टिसरी पहाड़ी, किऊल नदी का उद्गम टिसरी पहाड़ी झारखंड में होती है। तो यह नदी बिहार के जमुई लखीसराय जिले से प्रभावित होती है। सूर्यगढ़ा लखीसराय के निकट गंगा में मिल जाती है। अब देखते हैं झील, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, तो पूछा जाता है झील कौन कौन से कहाँ पे हैं। समांतर स्थल से घिरे जलीय भाग को झील कहा दिया जाता है। प्रमुख कौन कौन सी झीलें? अनुपम झील कैमूर, ये भी कई बार पूछा गया है। अनुपम झील कैमूर में है। कांवड़ झील बेगूसराय, आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि से इसे घोषित किया गया है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसका घोघा झील है कटिहार में, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में और बड़िल्ला वैशाली में। तो कांवड़ झील आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है, आपको पता होगा। और ये बाकी है, अभी इसका घोषित करना बाकी है। गर्म जलकुंड के बारे में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जलकुंड। ठीक है, तो गर्म जलकुंड अवस्थिति देख लेते हैं। ठीक, तो सूर्यकुंड राजगीर में है, सप्तधारा राजगीर, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड। ये आप 4 नाम याद रख लीजिए। सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, ये सारे राजगीर से संबंधित हैं। उसके बाद सूर्य हो गया, ब्रह्म हो गया, गोमुख हो गया, नानक हो गया। ठीक है, तो ये है राजगीर में। और नाम से संबंधित आप देखेंगे तो वो मुंगेर में मिलेगा। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, आपको दिख रहा है नाम, रामेश्वर, सीता, लक्ष्मण, ऋषि कुंड, ये सब नाम से संबंधित आप जितने भी देखिएगा तो वो मुंगेर में अवस्थित है। भेड़ा कुंड, पंचतर कुंड, ठीक है, अग्नि, और यहाँ पे एक
इम्पोर्टेंट है, गया में है अग्निकुंड, गया में आपको है। सूर्य कुंड है राजगीर में, अग्निकुंड गया में, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में। मुख्य ज़्यादातर मुंगेर में ही है, तो आप राजगीर वाला इसे छांट लीजिएगा तो आप खुद ही याद हो जाएगा। सूर्य कुंड, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, ये सारे राजगीर में है, बाकी सब मुंगेर में है। और एक है अग्निकुंड, आपको गया में मिल जाएगा। और ये जो है सर्वाधिक ब्रह्मकुंड जो है पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रम जो है आपको कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड सर्वाधिक ग्रम। अब सिंचाई व्यवस्था हम देखते हैं, तो बिहार में सिंचाई व्यवस्था, बिहार में जल संपदा की समृद्धि के बावजूद यहाँ 49% लगभग 45 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ये पुराना वाला है, ठीक है, नया वाला देखना पड़ेगा। के अनुसार 16-17 के अनुसार बिहार में सिंचाई की क्षमता 101.9 लाख हेक्टेयर है। बिहार में सिंचाई के साधक रूप में नहर एवं नलकूप का महत्वपूर्ण स्थान है। नलकूप का मुख्यतः है। बिहार में विद्युत चलित पंप का सबसे पहला प्रयोग 1945 से 46 में डेहरी सासाराम क्षेत्र में किया गया और आगे चलकर 1946 में बिहार शरीफ तथा बिहटा इलाके में भी विद्युत चलित पंप सिंचाई की आरंभ की गई है। नहर, बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि का 27% भाग नहरों द्वारा सिंचित है। 27% नहर। बिहार के उत्तरी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप, मुलायम जलोढ़ चट्टान के ऊपर स्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा नित्यवाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति किए जाने के कारण नहरों का काफ़ी विकास हुआ है उत्तर में, ठीक है। दो प्रकार की नहरें हैं, नित्यवाहिनी नहरें और मौसमी नहरें। तो नित्यवाहिनी नहरें, इसमें वर्षा भर जल मतलब वर्ष भर रहता है, और उत्तरी बिहार की सभी नहरें जो हैं नित्यवाहिनी, जो कि उत्तर नदी में हमेशा हिमालय से नदी आती है, इसलिए हमेशा इसमें पानी रहता है। उसके बाद मौसमी नहरें, यह नहरें निकाली गई है नदियों से जिसमें बरसात के दिन में जल प्रवाहित होता है। तो बिहार में मौसमी नहरें द्वारा सिंचित भूमि का अधिकांश भाग जो है दक्षिण मैदान तथा कुछ उत्तरी बिहार में स्थित है। अब देख लेते हैं आपको प्रमुख नहरें, ठीक है, पूछा जाता है। तो सोन परियोजना, इसके अंतर्गत बिहार के सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण जो है 1873 से 74 डेहरी ऑन सोन, डेहरी नामक स्थान पर किया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा, 1873-74 में सोन नदी नहर से दो नदी निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, ठीक। पूर्वी सोन नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, पटना के निकट, और इस नहर द्वारा औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद आदि इलाकों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर की बात करें तो सब दक्षिणी हिस्से डेहरी ऑन सोन नामक स्थान से निकाला गया, भोजपुर, बक्सर जिले में सिंचाई की जाती है। तो त्रिवेणी नहर, यह गंडक नदी के पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर का निर्माण पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई व्यवस्था हेतु किया गया था। ढाका एवं तिउर नहर, ये नहरें पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ये गंडक नदी की सहायक नदी से निकाली गई है। कमला नहर, यह नहर जो है दरभंगा जिले में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर द्वारा मधुबनी क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। कोसी परियोजना, भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 54 में शुरुआत हुई थी और 65 में बनकर तैयार हुआ था। कोसी नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी कोसी नहर का निर्माण किया गया है। बिहार के सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया जिला में सिंचाई की सुविधा इसी से प्रदान की जा रही है। कोसी परियोजना के अंतर्गत निर्मित नहरों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी कोशीनगर, हनुमान नगर, ठीक है, याद रखिएगा। पूर्वी कोशीनगर हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी हिस्से से निकाली गई है। पूर्वी कोशीनगर हनुमान नगर से संबंधित है।
पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया सहरसा जिले में सिंचाई की जाती है। पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है, किंतु अगर 4 शाखाएं मुरलीगंज, जानकी नगर, पूर्णिया, अररिया तथा अन्य प्रशाखाओं को मिला दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 3038 किलोमीटर हो जाता है। अब पश्चिमी कोसी नहर, तो यह है हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी भाग से, ये पूर्वी हिस्से से और पश्चिमी भाग से निकाले गए हैं। पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 115 किलोमीटर है। दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले में सिंचाई पश्चिमी नहर से होती है। उसके बाद है राजपुर नहर, इसी का भाग है। हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकाली गई विस्तार पूर्व कोसी नहर या पूर्व पाट तटबंध के बीच में स्थित है। राजपुर नहर की शाखा राजपुर तथा 4 उपशाखा नहर मधेपुरा, गम्हरिया, सहरसा और सुपौल में अवस्थित है। इस नहर के निर्माण के चलते सहरसा तथा बेगूसराय के जिले की 4 लाख हेक्टेयर भूमि जो बाढ़ से अप्रभावित थी, सिंचाई संभव हुई वहाँ पे। गंडक परियोजना, यह परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार तथा नेपाल के बीच 1959 में समझौता हुआ है और 1960 में ये प्रारंभ किया गया। यहाँ पे अब कोसी का हम देख लेते हैं, कंपेयर करते हैं थोड़ा। 54 में शुरुआत हुई है, 65 में शुरुआत हुआ, मतलब बनकर तैयार हुआ। और यहाँ पे देखें तो 65 में उसकी शुरुआत होती है, जबकि उससे पहले ही गंडक नदी परियोजना शुरू हो चुकी है। गंडक परियोजना द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को लाभ मिला है। गंडक परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837 मीटर लंबे बैराज का निर्माण है। ठीक है, इस बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई है। पश्चिमी गंडक नहर नेपाल में तथा पूर्वी गंडक नहर बिहार में निकाली गई है। पश्चिमी वाला नेपाल और पूर्वी वाला बिहार। पश्चिमी गंडक नहर से बिहार के सीवान जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और पश्चिमी गंडक नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। इसका कुछ हिस्सा नेपाल तथा एक बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के गोपालगंज तथा सीवान जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, नलकूप एवं कुआं, बिहार के मैदानी भाग में सिंचाई के साधन के रूप में कुओं एवं नलकूप का प्रयोग किया जाता है। बिहार के मैदानी भूभाग की संरचना अति मुलायम है, साथ ही जलस्तर ऊपर रहने के कारण कुआं का निर्माण करना आसान है। इसलिए वहाँ कुआं का बहुयात संख्या देखने को मिलती है, क्योंकि पानी का स्तर काफ़ी ऊपर ही है, इसलिए कुओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको। बिहार के चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, गया, नालंदा, पटना, भोजपुर तथा बक्सर जिले में विद्युत चलित नलकूप का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और अब तालाब एवं अन्य साधन के बारे में बात करते हैं। तो बिहार में सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। मुख्यतः आपको बात करें तो दरभंगा में भी तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है। तब बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 11% तालाब द्वारा, और हमने अभी जस्ट पढ़ा था तो कितना था नहर द्वारा। यहाँ पे अगर देखिए नहर द्वारा कितना परसेंट था, 27%। ठीक है, 27% इधर नहर द्वारा सिंचित है। 27 याद करिएगा, 27। और ठीक है, यहाँ पे पढ़े क्या था, कहाँ था। और 11% तालाब से, 27% नहर, 11% तालाब। तालाब के अलावा आहर पाइप द्वारा भी सिंचाई की जाती है। गया, नवादा, जमुई, बांका जिले में आहर तथा पाइप से भी सिंचाई की जाती है। अब देखते हैं बिहार में जल प्रबंधन, जो कि मेंस का विषय है। ठीक है, इसको आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आइए अब पढ़ लेते हैं बिहार के महत्वपूर्ण मतलब परीक्षा उपयोगी तथ्य, जो कि अभी हमने पढ़ा था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, पहले ही पढ़ा था। बक्सर के पास प्रवेश करती है, वही है रिवीजन वाला है ये। तो घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है, सरयू या कर्नाली नाम से जानी जाती है। सोन नदी दक्षिण पश्चिम बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना निर्मित है सोन नदी पर। कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। वाल्मीकि नगर बैराज गंडक नदी पर अवस्थित है। बूढ़ी गंडक नदी को समांतर गंडक नदी का प्रत्यक्ष धारा माना जाता है। ठीक है। गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भूतही बलान और सोनी नदी कमला नदी की सहायक नदी है, यहाँ पे याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। महानंदा उत्तर पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्वी यानी कि किशनगंज साइड। पुनपुन नदी फतुहा पटना के समीप गंगा में मिलती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। कमनासा नदी का उद्गम है कैमूर के पहाड़ी से होता है। क्यूल एवं सूर्यगढ़ा लखीसराय के निकट गंगा नदी मिल जाती है। कांवड़ झील कुशेश्वर स्थान बड़ीला झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है, लेकिन उसमें से आपको कांवड़ झील को अभी मिला हुआ है हाल ही में। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। आगे है कमनासा गंडक घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। त्रिवेणी और सारण सिंचाई गंडक नदी से निकलती है। ढाका नहर ललवकिया नदी गंडक की सहायक नदी है तथा तीव्र नहर तीव्र नदी से निकलती है। कोसी परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख नहर निकाली गई है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। कुल सिंचित भूमि का 11% तालाब और 27% नहर। बिहार के सीवान भागलपुर सहरसा मुजफ्फरपुर गया जिले मुख्यतः तालाब से सिंचाई की जाती है।